नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन के खिलाफ भारत ने लिया ये सबसे बड़ा अब तक का एक्शन। जी हाँ दोस्तों, जिसकी अटकलें बहुत दिनों पहले से लगाई जा रही, उस पर अब भारत ने निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो बड़ा एक्शन बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री का चाइना को घेरने को लेकर सबसे बड़ा बयान, साथ ही बताएंगे जहां पर भारत ने भी फिर से चीन को दिया दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर बड़ी खबर है ये, और उन्होंने चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लिया है बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर लद्दाख में मिली मात तो तिब्बत राग अलापने लगा चीन, क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर शिंजो आबे के बाद कौन बनेगा जापान का नया प्रधानमंत्री, नाम आता दिखाई दे रहा है दोस्तों सामने, बताएंगे क्या नाम होने वाला है प्रधानमंत्री का। साथ ही अगर आपने भी LIC करवा रखी है दोस्तों और नई पॉलिसी जानना चाहते हैं जिसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन। PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर फिर से बैन लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये एप्लीकेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉइड और iOS यानी एप्पल के प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीनी के 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जुलाई के आखिरी में 47 और चीनी एप्लीकेशन जो कि क्लोन एप्लीकेशन थे उन पर पाबंदी लगाई गई थी दोस्तों। और अब सबसे बड़ा एप्लीकेशन PUBG समेत और 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर फिर से बैन लगा दिया गया। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप मानते कि ये मोदी सरकार की तरफ से बिल्कुल सही कदम उठाया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मोदी जी को धन्यवाद जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही गई है। ये बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के अनुचित रुख के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होना शुरू हो चुकी है और हर मोर्चे पर चीन को पीछे धकेलने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका के साथ साझेदारी कर रही है। अमेरिका वीजा पाबंदियों, प्रतिबंधों और अन्य माध्यमों से चीन दबाव बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पहले से तल्ख रिश्तों में और कड़वाहट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि फॉक्स न्यूज को मंगलवार को दिए एक साक्षात्कार में पोम्पियो ने कहा, मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं कि इस मूल समझ को लेकर पूरी दुनिया एकजुट होना शुरू हो चुकी है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी निष्पक्ष, परस्पर और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धा करने से इनकार करने जा रही है। ऐसे में दोस्तों, माइक पोम्पियो का साफ कहना है कि चाइना एक तरफा गेम खेल रहा है दोस्तों, और बाकी सभी देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हो सके
तो चाइना को घेर कर सबक भी सिखाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या सभी देशों को मिलकर सबक सिखाना चाहिए या फिर घेर करके आवाज उठानी चाहिए? आपकी क्या राय इस पर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारत ने चीन को दिया झटका। राजनाथ सिंह ने एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में चीनी रक्षा मंत्री से मिलने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल ही यानी बुधवार को रूस के लिए रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान राजनाथ सिंह का चीनी समकक्ष से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री एससीओ के रक्षा मंत्रियों से मिलने के लिए शामिल होने जा रहे हैं। मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। इस बीच ताजा विवाद के मद्देनजर भारत और चीन के अधिकारियों की एक बैठक हो रही है, जिसमें चीनी रक्षा मंत्री से साफ मना कर दिया गया है राजनाथ सिंह की ओर दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि जब बातचीत से कोई हल ही नहीं निकलता है और चाइनीज मानते नहीं है तो बातचीत करके क्या फायदा। अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों कि राजनाथ सिंह ने सही किया मना करके, जिससे कि कम से कम चाइना के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबको ये पता लग जाए कि भारत किसी की गुलामी नहीं करता, भारत अपने दम पर जीता है दोस्तों। तो आप भी इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख में मिली मात तो तिब्बत राग अलापने लगा चीन। कहा भारत की कार्रवाई के पीछे है अमेरिका का हाथ। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन लगातार बयानबाजी कर रहा है। चीन की तरफ से इस मुद्दे पर भारत को आरोपी बताया जा रहा है। बीजिंग का कहना है कि सीमा पर स्थिति बिगाड़ने की पूरी जिम्मेदारी भारत की है। वहीं चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल की भी बात रखी। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत ने सीमा पर समझौतों का उल्लंघन किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को पार कर इस ओर आ गया। गौरतलब है कि भारत ने चीन के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ऐसे में दोस्तों एक तो चाइना खुद भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है दोस्तों और इल्जाम भारत पर लगाता है। ऐसे में चाइना की इस झूठी राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पूर्वोत्तर राज्यों में चीन ना करे कोई चालाकी, जिसको लेकर भारत ने अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाई सैन्य ताकतें। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन को चुनौती, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने मित्र देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर नाटो जैसा गठबंधन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस मुद्दे पर चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने सोमवार को कहा कि हमारा लक्ष्य इन चारों देशों के साथ दूसरे देशों को मिलाकर चीन की चुनौती का सामना करना है। भारत प्रशांत क्षेत्र में मजबूत संयुक्त सैन्य तंत्र की कमी है। इस क्षेत्र के पास नाटो या यूरोपीय यूनियन जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। जब नाटो की शुरुआत हुई थी तो बहुत मामूली उपेक्षाएं थी। ऐसे में दोस्तों आप इन चारों देशों के एक साथ आने का दिल से समर्थन करते हैं और दिल से स्वागत करना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ये बात लिख के बताइएगा, जिससे कि हमारी सरकार तक ये बात पहुंचे और वो अन्य 3 देशों के साथ दिल से रिश्ते जोड़ सके। एक और खबर की माने तो लद्दाख में चीन के अड़ियल रुख के चलते सर्दियों में होता रहेगा दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान ही चीन की फौज यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील पर नजर टिका दी थी। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस के सूत्रों के अनुसार अब पैंगोंग झील पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ भी दोनों देशों के बीच गलवान जैसी झड़प हुई है। एलएसी पर करीब 8 से 10 किलोमीटर के हिस्से में पीएलए ने भारतीय सैनिकों की गश्त रोकने का प्रयास किया था। हालांकि इस प्रयास को विफल कर दिया गया था। दक्षिण हिस्से पर चीन
चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि सर्दियों के दौरान लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना सामना होता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात की सत्यता और हो जाती है दोस्तों जब परसों चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर निर्धारित नहीं है, जिसको लेकर नोक झोंक बीच में चलती ही रहेंगी, जिसको लेकर दोस्तों ये बात और साफ हो जाती है कि सर्दियों में भी ये नोक झोंक चलने वाली है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? आप किस प्रकार से चाइना को ये बता पाएंगे कि जो चाइना और भारत का बॉर्डर है वो पूरी तरह से निर्धारित है? ऐसे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस बात को लेकर। एक और खबर की ओर चलें तो चीन ने सीधे साधे अमेरिका को धोखा दिया। अब यूएस सीख रहा है कि उसके सच्चे मित्र कौन। जी हाँ दोस्तों, ये हेली का कहना है, आपको बता दे। दरअसल पूर्व शीर्ष भारतीय अमेरिकी राजनयिक निक्की हेली ने कहा है कि चीन भोले भाले अमेरिका और उसके नेताओं को पिछले कई दशक तक छलता रहा और ट्रंप प्रशासन अपनी मजबूत हिंद प्रशांत रणनीति से जान रहा है कि उसके असली दोस्त कौन है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की पूर्व राजदूत ने अमेरिका भारत सामरिक एवं साझेदारी मंच द्वारा डिजिटल रूप से आयोजित तीसरे भारत अमेरिकी नेतृत्व शिखर वार्ता में मंगलवार को कहा कि अमेरिकियों को पता है कि भारतीय उनके लिए खतरा नहीं है और अब भारतीयों के लिए अपनी सफलता की कहानी साझा करने का समय है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है। अमेरिका और भारत के रिश्ते और करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आप अमेरिका में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे भारत और नाइजीरिया, लिया ये संकल्प। जी हाँ दोस्तों, भारत और नाइजीरिया ने आतंकवाद, उग्रवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने और व्यापारिक आदान प्रदान को मजबूत करने का मंगलवार को संकल्प लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष जोफ्रे ओनिएमा के साथ बातचीत की, जिस दौरान ये संकल्प लिया गया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। ऐसे में दोस्तों दोनों देश साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकवाद, उग्रवाद पर ये बड़ा संकल्प लिया है। आप इनके संकल्प की कितना सम्मान करते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो शिंजो आबे के सहायक और प्रवक्ता योशिदे सुगा हो सकते हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिदे सुगा देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। योशिदे आबे के लंबे समय से सहायक रहे हैं और उनके प्रतिदिन के संवाददाता सम्मेलन में भी उनके साथ देखे जाते हैं। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आंतरिक मतदान से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए योशिदे एक अहम दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये सही उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए? हाँ या ना जरूर बताइएगा। अगर हाँ तो स्वागत है, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत के 3 पड़ोसियों सहित कई देशों में मजबूत ठिकाना स्थापित करने की योजना बना रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन की तरफ से ये बड़ा खुलासा और बड़ी बयानबाजी की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कर्मयोगी योजना को मंजूरी, जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल भी पास कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है जो सरकारी अफसरों के काम को बढ़िया करने के लिए काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने, जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप राजभाषा विधेयक पास होने को सही मानते हैं तो इस विधेयक का दिल से स्वागत है, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राम मंदिर के नक्शे को मिली प्राधिकरण की मंजूरी, सर्वसम्मति से हुआ पास। डेवलपमेंट शुल्क 2 करोड़ 11 लाख रुपए। जी हाँ
दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर का नक्शा पास हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को डेवलपमेंट शुल्क 2,11,33,184 रुपए जमा करने होंगे। ऐसे में दोस्तों, राम मंदिर के नक्शे पास होने को लेकर अगर आपके भी मन में खुशी की लहर दौड़ गई है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखकर बताइएगा। देखते कितने लोगों को खुशी हुई है इसको लेकर। एक और खबर की माने तो चीन की सीना जोरी, कहा भारत ने एलएसी पर उकसाने वाली कार्यवाही की थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पासपोर्ट को लेकर ताइवान ने उठाया ये बड़ा कदम, अब चीन से अलग होगी पहचान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने पासपोर्ट में बदलाव लाने की घोषणा कर दी है। साथ ही अपने नए पासपोर्ट की पहली झलक भी दुनिया को दिखा दी है। इस नए पासपोर्ट में ताइवान नागरिकों की पहचान अलग रहेगी। साथ ही इस पासपोर्ट में ताइवान को वरीयता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की माने तो प्रणब मुखर्जी के निधन पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जताया शोक, कहा भारत ने एक महान नेता को खोया है। जी हाँ दोस्तों, आप कितने सहमत हैं इनकी बात से जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो फेक न्यूज पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा, इस रिपोर्ट का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने स्टैनफोर्ड इंटरनेट और ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए पाकिस्तान पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों ने आलोचकों को खामोश करने के लिए मास रिपोर्टिंग का फायदा उठाया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लोग झूठ और अफवाह फैलाते रहते हैं, तो आप ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर चीन का भी आया बयान और उन्होंने दी है श्रद्धांजलि, बताया दोस्ती के लिए बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद से हमेशा के लिए हटाया जाए जम्मू कश्मीर का पुराना पड़ चुका मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने 2019 के लिए सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर कहा ये प्रतिनिधि मंडल परिषद में पुराने पड़ चुके विषय पर चर्चा पर जोर देता रहता है, जिससे परिषद के एजेंडे से हमेशा के लिए हटाने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान प्रश्न विषय 6 जनवरी 1948 को एक औपचारिक बैठक में सुरक्षा परिषद में पहली बार इसका मुद्दा उठाया गया था और बाद में 5 नवंबर 1965 को आखिरी बार इस पर विचार किया गया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुरक्षा परिषद से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए, तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर कल पाकिस्तान हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर है। 7 सितंबर से 5 फेज में ही शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। टाइमिंग को लेकर हुआ ये बदलाव, बता दे आपको, अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से चलने वाली दिल्ली मेट्रो के लिए सरकार ने बुधवार को गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का फैसला लिया गया। मेट्रो फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। जिन मेट्रो सिस्टम में एक से अधिक लाइन है, वे अलग अलग लाइनों को 7 सितंबर से योजनाबद्ध तरीके से खोलेंगे ताकि 12 सितंबर तक सभी कॉरिडोर का संचालन शुरू हो सके। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली मेट्रो का उपयोग एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए करते हैं, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो एलआईसी की इस पॉलिसी में मिलता है कम से कम 1 करोड़ रुपए का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में प्रत्येक वर्ग के हिसाब से अलग अलग पॉलिसियां चलती रहती हैं। इन पॉलिसी को लेकर के लोग अपने आगे के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम आपको एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत पॉलिसी धारकों को 1 करोड़ रुपए तो मिलेगा ही, साथ ही इसके 3 और फायदे भी होंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये पॉलिसी है जीवन शिरोमणि, जो एक तरह की मनी बैंक पॉलिसी है। एलआईसी ने इस पॉलिसी की शुरुआत 19 दिसंबर 2017 को की थी। हालांकि
ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनकी आय काफी ज्यादा है। ये योजना गंभीर बीमारियों के लिए कवर भी प्रदान करती है दोस्तों, और इसमें 3 वैकल्पिक राइडर्स भी उपलब्ध है। आपको बता दें इस पॉलिसी में कम से कम 1 करोड़ रुपए का न्यूनतम सम एश्योर्ड है, जबकि अधिकतम की किसी तरह से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पॉलिसी की खास बात इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 करोड़, अधिकतम सम एश्योर्ड कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी टर्म 14, 16, 18 और 20 साल तक के लिए है। कब तक जमा करना होगा प्रीमियम, वो है 4 साल। 18 साल एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र है दोस्तों, और बाकी चीजें आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने LIC करवा रखी है, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक।